एपिसोड की शुरुआत में यूनमू को दिखाते हैं जो अपना सामान पैक करते करते काफी ज्यादा थक चुका होता है क्योंकि उसे कल क्लाउडफोर्ट जाना है और वो बोल रहा होता है कि ये थोड़ा सा दुख की बात है कि मैं जल्दी वहां से नहीं आ पाऊंगा। इसके बाद कल जीफेंग सिटी से जितने भी लोग फ्लक्सर बने होते हैं वो सभी लोग एक जगह पर जमा हो रहे होते हैं और कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि ये तो वैंग फैमिली का दूसरा बेटा है ना। तभी वहाँ पर लुओ जीन आता है जिसके फादर फ्लक्सर के सुपर लेवल पर पहुंचकर सुपर फ्लक्सर बन गए हैं। तभी वहाँ पर एक बंदा और आता है जिसके फादर कह रहे होते हैं कि ये जगह थोड़ा सा सैबी है, क्लाउडफोर्ट रिलायबल है भी या नहीं है, चलो अपने फादर के साथ वापस घर चलो। झैंग शोंग जो कि इस सिटी का सबसे अमीर बाप का बेटा होता है वो कहता है कोई बात नहीं, ये एक अच्छा रास्ता होगा गरीबों का लाइफ देखने का, वैसे भी मेरे पास वो सभी पैसे हैं जो आपने मुझे दिए हैं इसलिए मैं ठीक रहूंगा। इसके बाद वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम लियो नुओजी होता है जो कि जीफेंग सिटी का फ्लक्सर गिल्ड के प्रेसिडेंट की ग्रैंड डॉटर होती है। आकर कहती है फाइनली वो दिन आ ही गया, अब मैं अपने ग्रैंडफादर को हेवनली क्लाउड कैसल में पहुंचकर देख पाऊंगी। ये देखकर कुछ लोग कह रहे होते हैं कि इस साल तो जीफेंग सिटी से काफी टैलेंटेड पीपल निकल रहे हैं। तभी वहाँ पर यूनमू का दोस्त यूनमू को टांग कर लाते हुए कह रहा होता है कि तुम लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होगा ना कि हमारे स्कूल भी एक अवेकन प्रोड्यूस किया है, चलो अब हमारे यूनमू का स्टेज पर वेलकम करो। वहीं पर वो लोग यूनमू को माला वाला पहनाकर उसे उठाकर लेकर आ रहे होते हैं। ये सब देखकर सभी लोग कहने लगे होते हैं ये सब कोई मजाक चल रहा है क्या, वो कोई कॉमेडियन है क्या। और झैंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है कि वो तो सच में कोई इडियट है। ये सब देखकर यूनमू को इतना ज़्यादा ह्यूमिलेशन लग रहा होता है कि उसे चुल्लू भर पानी में डूब के मरने का मन करने लगता है और वहाँ का एटमॉस्फेयर भी अजीब हो गया होता है। उसे देखकर लियू कह रही होती है कि ली यूनमू तो तुम ही इस साल के न्यू अवेकनर हो। तभी वहाँ पर उसके एक टीचर आकर कहती है सभी न्यू कमर लाइन में लग जाओ, अब हम तुम सबको दो दो लोगों के ग्रुप में हेवनली क्लाउड कैसल में टेलीपोर्ट करेंगे, इसलिए जिसका जिसका नाम लिया जाएगा वो आगे बढ़ जाना। और तभी वो लोग टेलीपोर्टेशन पोर्टल एक्टिवेट कर देते हैं और सबसे पहले वो लोग जिन और झैंग को भेजते हैं। झैंग उससे बातें करने की कोशिश करता है बट वो ये बोलकर उसका मुंह बंद कर देता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही हल्ला कर रहे हो। और नेक्स्ट ग्रुप यूनमू और लियू का होता है और जैसे ही उनका नाम लिया जाता है लियू उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर जाने लगती है और कहती है मेरा नाम लियो नुओजी है और तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वो ब्लश करते हुए कहता है मुझे भी अच्छा लगा और सोचता है इसका आवाज़ कितना ज़्यादा स्वीट है। इसके बाद हेवनली क्लाउड कैसल को दिखाते हैं जहाँ पर वो सभी लोग पहुँच गए होते हैं। ये देखकर यूनमू कह रहा होता है तो ये है हेवनली क्लाउड कैसल, ये तो सच में लोअर सिटी से बहुत ही अलग है। लियू पूछती है क्या तुम उस फूल को हमेशा अपने पास ही रखने वाले हो। ये बोलकर उसे बताती है कि मैंने सुना है कि ये सिटी हमेशा हवा में तैरते रहती है। वो पूछता है तो इसका मतलब ये अभी भी मूव हो रहा है। तभी वहाँ पर उनका एक सीनियर आकर कहता है कि हाँ, डायमेंशनल बीस्ट के हमले से बचे रहने का सबसे अच्छा तरीका है मूव होते रहो। तभी यूनमू अपना फूल निकालकर फेंक देता है और उनका सीनियर जिसका नाम टैंग एन होता है आकर कहता है सब लोग मेरे साथ आओ, जीफेंग सिटी की तरफ से मैं तुम लोगों को तुम्हारा जीफेंग सिटी को कोर्टयार्ड में लेकर चलता हूँ। अगर कुछ भी नहीं होता है और सब कुछ ठीक होता है तो अगले 3 सालों तक वही तुम्हारा घर होगा। तभी वहाँ पर एक उड़ने वाली बस आती है और वो सभी लोग उस बस में चले जाते हैं और उनके सीनियर उन्हें बता रहे होते हैं कि जैसे कि तुम लोगों को पता ही होगा कि सेंट्रल कॉन्टिनेंट में 7 फ्लोटिंग कैसल है और हेवनली क्लाउड कैसल भी उन्हीं में से एक है और हम फ्लक्सर इससे अपने एक्टिविटी के बेस का जैसे यूज करते हैं। सभी 7 फ्लोटिंग कैसल के पास उनका खुद का जुरिडिकेशन है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हेवनली क्लाउड कैसल के पास 136 सिटी है। हर साल न्यू अवेकन फ्लक्सर को अपर लेवल के सिटी में टेलीपोर्ट किया जाता है जहाँ से वो लोग बिलोंग करते हैं और अपर सिटी ही रिस्पॉन्सिबल होता है उस नए फ्लक्सर को थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को अरेंज करने के लिए ताकि वो लोग एक इंडिपेंडेंट कैपेबल फ्लक्सर बन सके। और तुम लोग यहाँ पर एडमिट हो चुकी हो बट इतना जल्दी खुश मत हो क्योंकि सेंट्रल कॉन्टिनेंट का सिटी रैंकिंग टूर्नामेंट 6 महीने के बाद होगा और तुम्हारे रैंकिंग के रिजल्ट पर ही सेंट्रल कॉन्टिनेंट अफिलिएटेड सिटी को उनका सप्लाई देगा। इसलिए तुम लोग अभी से सीरियस हो जाओ क्योंकि अफिलिएटेड सिटी में रहने वाले लोगों का रिसोर्सेज तुम्ही लोगों पर डिपेंड करता है। इसके बाद वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और तभी यूनमू उससे कहता है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ये बोलकर वो पूछता है कि पिछली बार मैंने डायमेंशनल बैटलफील्ड में एक लड़की को हराया था, उसका फ्लक्स एनर्जी थोड़ा सा अजीब था क्योंकि उससे मेरे हार्ट में एक बर्निंग सेंसेशन जैसा होने लगा था। ये सुनकर वो चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम ये कह रहे हो कि तुमने एक फ्लक्सर को हराया जो कि डार्क फ्लक्स एनर्जी को यूज कर सकती है। ये सुनकर जिन सोचने लगता है क्या इस बंदे ने डार्क फ्लक्स एनर्जी यूज करने वाले फ्लक्सर को हराया है। यूनमू की बात सुनकर कुछ लोग कहने लगे होते हैं कि डिंगी हाँकने की भी हद होती है और वैसे भी डायमेंशनल बैटलफील्ड वाले कभी भी एक रूकी को डार्क फ्लक्स एनर्जी वाले से मैच करेंगे ही नहीं। यहाँ तक कि लुओ जिन भी ऐसा मजाक करने के बारे में सोचता भी नहीं है। ये सुनकर यूनमू कहता है तो क्या डार्क फ्लक्स एनर्जी इतना ज़्यादा ग्रेट है। वो कहता है डार्क फ्लक्स एनर्जी सिर्फ अमेजिंग ही नहीं है बल्कि हमने जो फ्लक्स एनर्जी का अवेकन किया है वो उससे क्वालिटी में भी काफ़ी कमाल का है। तभी लियू उसके पास आकर कहती है कि डार्क फ्लक्स एनर्जी के पास एक स्पेशल डिस्ट्रक्टिव कैरेक्टरिस्टिक होता है और जिस बर्निंग सेंसेशन की तुम बात कर रहे हो जरूर वो ऐसा डार्क फ्लक्स एनर्जी होगा जो कि फायर एट्रीब्यूट डिस्ट्रक्टिव फोर्स वाला होगा, लेकिन 1000 ऑर्डिनरी फ्लक्सर में से सिर्फ एक ही डार्क फ्लक्स एनर्जी को अवेकन कर सकता है। अगर तुमने उसे हरा दिया है तो तुम सच में काफ़ी कमाल के
हो। ये सुनकर वो कहता है तो इसका मतलब तुम्हें मेरी सभी बातों पर विश्वास है, तुम्हें नहीं लगता कि मैं फेंक रहा हूँ? वो कहती है मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास है क्योंकि कोई भी बिना एक्सपीरियंस किए इतना अच्छा तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। इसके बाद वो सभी लोग अपना अपना कोर्ट यार्ड में पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो सभी लोग अपना अपना रूम चुनकर रह सकते हैं। वहीं पर सभी लोग जिनको घेर के खड़े होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम हमारे क्लास के साथ साथ अपने फैमिली और स्ट्रेंथ में भी टॉप पर आते हो, इसलिए सबसे पहले चुनने का हक तुम्हारा ही बनता है। तभी यूनमू कहता है क्या तुम लोग अपना रूम चुनने वाले नहीं हो? मैंने तो चुन लिया है। ये बोलकर वो सोचता है कि मैंने सबसे दूर वाला चुना है ताकि शैडो के साथ प्रैक्टिस करने में कोई भी परेशानी ना हो। वहीं पर ये देखकर उनका दिमाग खराब हो रहा होता है और तभी एक बंदा यूनमू के पास जाकर कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही नाटक दिखा रहे हो? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिन से पहले रूम चुनने की? क्या तुम्हें रूल पता नहीं है? तभी झैंग कहता है मैंने भी अपना रूम चुन लिया। ये सुनकर वो फिर से शॉक्ड हो जाता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम लोगों के पास कोई सेल्फ अवेयरनेस नहीं है क्या? इसके बाद यूनमू अपने रूम में चला जाता है और अपना रूम देखकर कह रहा होता है कि ये तो मेरे घर वाले रूम से भी काफ़ी बेटर है और चूंकि उसके पास शांत जगह होती है इसलिए वो आराम से प्रैक्टिस कर सकता है। इसके लिए वो शैडो सिस्टम को एक्टिवेट करने लगता है, लेकिन उसमें एक नोटिफिकेशन आया होता है कि होस्ट के वर्ल्ड में चेंज होने के कारण सिस्टम अपडेट हो रहा है, इसलिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये देखकर वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लगता है घटिया सिस्टम कहीं का। इसके बाद यूनमू कल अपने क्लास में जाता है जहाँ पर सिर्फ लियू ही होती है। उसे देखकर वो कहता है क्या सिर्फ तुम और बाकी के लोग कहाँ गए? क्या वो लोग अपना पहला दिन का पहला क्लास मिस करना चाहते हैं? वो कहते हैं क्योंकि फर्स्ट का कुछ क्लासेस सिर्फ थ्योरेटिकल क्लासेस है जिसमें बेसिक यूसेज ऑफ स्ट्रिंग फोर्स के बारे में बताया जाएगा और स्ट्रिंग फोर्स सिस्टम और मॉन्स्टर सिस्टम के बारे में बताया जाएगा और वगैरह वगैरह। ज़्यादातर न्यू स्टूडेंट अपना काफ़ी यंग एज में ही स्ट्रिंग फोर्स को सेंस कर पाते हैं, इसलिए वो लोग यहाँ पर आने से पहले ही बेसिक सीख चुके होते हैं। इसलिए यहाँ का थ्योरेटिकल लेसन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो अचानक अवेकन हुए होते हैं, जैसे कि तुम। ये सुनकर यूनमू कहता है तो इसका मतलब सिर्फ हम ही दोनों बेवकूफ़ हैं। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर हो, नहीं तो मुझे अकेले काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग लगता। तभी वहाँ पर उनके टीचर अगर कहते हैं कि ये तो काफ़ी रेयर बात है कि इस साल यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स देखने को मिल रहे हैं, जाकर अपने अपने सीट पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारा टीचर हूँ। लेकिन तभी वो लियू को नोटिस करके पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो कहती है ऑफकोर्स मैं यहाँ पर तुम्हें देखने आई हूँ क्योंकि तुमसे मिले काफ़ी टाइम हो गया था। वो लोग वहीं पर बातें करने लगते हैं। ये देखकर यूनमू समझ जाता है कि वही अकेला बेवकूफ़ यहाँ पर है। तभी लियू उसे गुड लक बोलकर वहाँ से चली जाती है और वो वहीं पर बैठा होता है। उसे देखकर उसका टीचर जिसका नाम ली बोवेन होता है सोच रहा होता है कि 4 साल में ये पहली बार है कि कोई मेरा क्लास अटेंड कर रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कि इसका फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा पुअर है। और वैसे भी आजकल कोई नेचुरल अवेकनर नहीं मिलता है जो कि अपने फैमिली ब्लड और डायमेंशनल क्रिस्टल पर डिपेंड होता है। इसका मतलब ये बंदा एक्सेप्शनल है और इसका रिलेशन भी टीचर के ग्रैंड डॉटर के साथ काफ़ी अच्छा है। इतना सोचकर वो उससे कहता है कि अकेले क्लास में बैठना काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल है ना, क्या तुम बाहर चलना चाहते हो? ये बोलकर वो लोग बाहर चले जाते हैं और उससे पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें सच में कुछ नहीं पता है? क्या तुम पावर सिस्टम ऑफ स्ट्रिंग के बारे में भी नहीं जानते हो? यूनमू कहता है इसलिए तुम जल्दी बताओ। वो बताना शुरू करता है कि स्ट्रिंगर्स का रिलम लोएस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट में रैंक किया गया है, जो कि ब्लैक क्रिस्टल, सिल्वर क्रिस्टल, गोल्ड क्रिस्टल और रेनबो क्रिस्टल है। अगले लेवल पर तुम स्ट्रिंगर लेवल को ब्रेक करके सुपर स्ट्रिंगर बन जाओगे। इतना सुनकर यूनमू नीचे उतर जाता है और उससे कहता है कि मुझे ये बताओ कि मैं खुद को इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ। वो बताता है कि सबसे पहला स्टेप खुद को इम्प्रूव करने का ये है कि तुम्हें अपना स्ट्रिंग एक्यू पॉइंट को इग्नाइट करना पड़ेगा। सभी को बॉडी में 12 एक्यूपंक्चर पॉइंट है जिसे इरिगेट किया जा सकता है। जो स्ट्रिंग पॉइंट तुम्हारे लेफ्ट चेस्ट, राइट चेस्ट और पेट में है वो तुम्हारे डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे। जो स्ट्रिंग पॉइंट तुम्हारे फीट और लोअर लेग में है वो तुम्हारे एगिलिटी को एनहांस करेंगे। जो स्ट्रिंग पॉइंट तुम्हारे हथेली और आर्म में है वो तुम्हारे अटैक को मजबूत करेंगे। और वो स्ट्रिंग पॉइंट जो कि तुम्हारे सर में है अगर तुम उसे इग्नाइट कर लेते हो तो उससे तुम्हारा सोचने का, रिएक्शन करने का 5 सेंसेस, मेंटल पावर एक्सेट्रा एक्सेट्रा और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। अगर तुम 12 के 12 एक्यूपंक्चर पॉइंट को इग्नाइट कर लेते हो तो तुम ब्लैक क्रिस्टल के रिलम में पहुंच जाओगे। यूनमू पूछता है और वो मैं कैसे कर सकता हूँ? वो कहते हैं ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, तुम्हें बस इनफ डायमेंशनल बीस्ट को मारना पड़ेगा और उनमें से जो क्रिस्टल निकलेगा तुम्हें बस उन्हें ऑब्जर्व करना है। इसके बाद 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोगों को एक जगह पर जमा होने के लिए बुलाया गया होता है। ये देखकर यूनमू कह रहा होता है आखिर इतना सुबह सुबह यहाँ पर क्यों बुलाया गया है? तभी वहाँ पर जिन का चमचा जिसका नाम हुआ ओ होता है आकर यूनमू का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है कि ये तो वही बंदा है जो कि थ्योरेटिकल क्लासेस करने जाता है। हम लोग पिछले कुछ दिनों में सीनियर ट्रेनिंग क्लासेस अटेंड करके बहुत कुछ सीख चुके हैं। ये देखकर यूनमू का दिमाग बहुत ही ज़्यादा खराब हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये बंदा हर टाइम मेरा दिमाग खराब करने चला आता है।
तभी वहाँ पर उनका टीचर आकर कहता है, मुझे पता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हूँ, बट मैं फिर भी तुम्हारा टीचर हूँ। आज मैं तुम लोगों का प्रैक्टिकल क्लास लूंगा जिसकी तुम्हें काफ़ी देर से इंतजार थी। तुम सभी लोग 2-2 लोगों का ग्रुप बनाकर काम करोगे और तुम लोगों को अलग अलग जगह पर आज का प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए टेलीपोर्ट किया जाएगा और आज का टॉपिक है 10 लोअर ग्रेड का डायमेंशनल बीस्ट को मारना। ये सुनकर युनमू काफ़ी ज़्यादा खुश होकर सोचता है कि इसी का तो मैं इंतजार कर रहा था। उनके टीचर आगे कहते हैं कि डायमेंशनल बीस्ट तुम लोगों पर कोई भी मर्जी नहीं दिखाएगा क्योंकि तुम लोग स्टूडेंट हो। अगर किसी का भी लाइफ खतरे में होता है तो मैं तुरंत वहाँ पर उसका हेल्प करने के लिए पहुंच जाऊंगा और उनसे उनका टीम बनाने के लिए कहता है। तभी जिन लियू को अपने साथ टीम अप करने के लिए इन्वाइट करता है। ये देखकर वो सोचने लगती है कि मैं इसके साथ टीम अप नहीं करना चाहती हूँ, मुझे अब क्या करना चाहिए। वो कहती है तुम सच में काफ़ी ताकतवर हो, बट मैं ये बात वो पूरा करती है कि तभी युनमू जिन का हाथ हटाकर उससे अपने साथ टीम अप करने के लिए इन्वाइट करता है और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।